युद्ध जीता या हारा सदैव बलिदान के साथ होता है। बलिदान सामग्री, उपकरण या आधारिक संरचना की हानि, एक युद्ध की आर्थिक लागत, ये सभी शामिल हो सकते हैं, पर यह हमेशा रक्त में होता है। मृत्यु युद्ध की मुख्य भावना है और प्राचीनता से सेनाओं ने हमेशा अपने नुकसान सीमित करने की प्रयास की है, लेकिन मृत्यु की धमकी हमेशा रहती है। मृत्यु हमेशा एक योद्धा के अंतिम क्षणों के लिए अप्रिय परिस्थिति नहीं होती है। इतिहास में कुछ लोगों ने दुश्मन से संघर्ष किया, जानते हुए कि उनका बलिदान साथियों के लिए मायने रख सकता है, फिर भी वे मर जाएंगे। बाइबल से एक अक्सर उद्धृत अंश इस प्रकार पढ़ता है, इससे बड़ा कोई प्यार नहीं होता अपने दोस्तों के लिए अपनी जान देना। अक्सर ऐसा बलिदान देने का निर्णय युद्ध के उत्साह में लिया जाता है। हालांकि जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था, एक बढ़ते हुए निराशाजनक स्थिति के खिलाफ ज्वार को मोड़ने के लिए बलिदान की मांग ने दुश्मन पर मानव जीवन को फेंकने के लिए एक लगभग औद्योगिक पैमाने की कार्यवाही को जन्म दिया, अपरिहार्य को टालने की आशा में। यह डिवाइन विंड जापान के कामिकाजीज की कहानी है। वर्ल्ड्स की युद्धों में आपका स्वागत है। कामिकाजीज की कहानी द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं, बल्कि उससे 700 साल पहले मंगोल साम्राज्य के समय शुरू होती है। 1260 ईस्वी में कुबलाई खान ने मंगोल साम्राज्य के सम्राट के रूप में सिंहासन संभाला और 1271 में युआन वंश की शुरुआत की, जबकि वे दुनिया भर के सम्राटों की परंपरा का पालन करके अपने क्षेत्र का विस्तार करते थे। उनके शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार काले सागर से साइबेरिया, जिसे अब अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, और प्रशांत महासागर के दूर तक हो गया, जहां से उन्होंने आधुनिक जापान के द्वीपों को लेने के लिए उपयुक्त माना। जापान अपने इतिहास के कामकुरा काल में था, जो एक शताब्दी पहले स्थापित हुआ था और धार्मिक परिवर्तन के मध्य था, क्योंकि जैन बौद्ध धर्म समुराई यानी जापानी योद्धा वर्ग में लोकप्रिय हो रहा था। जबकि चीन में घटनाएं समुराई के लिए चिंता का कारण थीं, इसमें कुछ सांत्वना थी कि जापान पहुंचने के लिए मंगोलों को एक विशाल नौसेना की आवश्यकता होगी, जो एक आक्रमण बल को ले जाएगी अगर उन्हें कोई सफल हमला करने की संभावना होती। समुद्र द्वारा बल ले जाना बहुत जोखिमी था, और यही कारण है कि कुबलाई खान ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। इतिहासकारों में अभी भी विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि सोंग वंश ने दक्षिणी चीन के दुश्मन को हराने और जापानी द्वीपों को अपने अधिकार से वंचित करने की बड़ी रणनीति का हिस्सा बनाया था, जबकि कुछ लोग इसे जापान में स्वर्ण भंडार की उम्मीद के रूप में देखते हैं। कुबलाई खान ने जापान को दूत भेजकर पहले ही कूटनीति की कोशिश की। उन्होंने जापान से मित्रतापूर्ण संबंध और वाको समूहों को रोकने का प्रस्ताव किया, जो मंगोल जहाजों को लूटते थे, और जापान से मंगोल दरबार को श्रद्धांजलि देने की अपील की। राज्यपाल शोगुन होजो टाकेमुने, जो तब जापान की शासन कर रहे थे, इन मांगों को उनके देश के नियंत्रण में समर्पित देखा और इसीलिए उन्हें खारिज कर दिया। कुबलाई खान की सैन्य हमले की चेतावनी को टाकेमुने ने नकार दिया, कहते हुए कि उनके योद्धा खान के लोगों से निपट सकते हैं। इस प्रकार दुनिया ने कभी नहीं देखा था ऐसे समुद्री हमले के लिए मंच तैयार किया गया था। नवंबर 1284 में कुबलाई खान ने अपनी प्रचंड शक्ति का उपयोग करके 40,000 सैनिकों के आक्रमण बल को जमा किया, जो 800 से अधिक जहाजों पर जापान जाएंगे। सुशिमा और इक्की द्वीपों पर उतरते समय आक्रमणकारियों ने कठोर प्रतिरोध सामना किया, लेकिन उन्होंने अड़चन बना और क्षेत्र कब्जा करना शुरू कर दिया। 1274 की 20 नवंबर को आक्रमणकारियों ने हाकाता बे को सुरक्षित किया, लेकिन उनके सामान्य लियू फुक्सियांग की कीमत पर, जिन्हें एक तीर से मार दिया गया था। उस रात एक शक्तिशाली तूफान, अब टाइफून कहलाता है, बे पर हमला करता है। बल का तिहाई हिस्सा मिटाया गया। बहुत से लोग तब अपने जहाजों पर थे। सामान्य मर गए और उनकी बल बर्बाद हो गई, तो हमलावर चीन लौट गए, जबकि जापान में समुराई ने इस घटना को दैवी हस्तक्षेप माना।
मंगोलों ने पुनः कूटनीति की कोशिश की, लेकिन उनके दूतों को जापानियों ने सिर काट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1281 में वे एक और बड़े हमले के लिए 1,00,000 सैनिकों और 4,400 जहाजों के साथ तैयार हुए। इस बार जापान इस हमले के लिए तैयार था और मंगोल बलों को संगठित दुश्मन से निपटना पड़ा। अपनी सेना के आकार के बावजूद कुबलाई खान को हमले के लिए अधिक सैनिकों की जरूरत पड़ी, पर 14 अगस्त को उनकी हमलावर नौसेना को एक तूफान ने नष्ट कर दिया। हजारों लोग मर गए या जापानी समुद्र तट पर फंसकर समुराई द्वारा शिकार और निर्वाण किए गए। यह हमला भी विफल रहा और फिर से समुराई ने तूफान को दैवी हस्तक्षेप माना, जिससे कामिकाजी नामक शब्द का निर्माण हुआ, जिसका अर्थ होता है दैवी वायु। दैवी पवनों की कहानी, जिसमें उन्होंने जापान को हमलावरों से बचाया, एक जापानी किंवदंती है। वे यह मानते हैं कि संकट में कामिकाजी मदद करते हैं। इस प्रकार जब संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा 1954 में साम्राज्यवादी जापान को मरने के लिए खून बहाया जा रहा था, उसके आक्रामक युद्ध ने अपने अस्तित्व के लिए एक युद्ध में बदल गया, तो जापानी नेतृत्व ने किंवदंती को युद्ध के एक भयानक नए और अंतिम चरण के लिए आदर्श भर्ती उपकरण माना। अनुशासन और प्रेरणा सेना के लिए आवश्यक होते हैं, पर जापानी लोग उन्हें चरम सीमा तक ले गए। जापानी सेनाओं में व्यक्तिवाद को अधिकतर समाप्त कर दिया गया, क्योंकि हर सैनिक सम्राट हिरोहितो की इच्छाओं की सेवा करता था, जिसे वे एक जीवित देवता मानते थे। इस प्रकार सम्राट की महिमा के सामने अपना जीवन कम महत्वपूर्ण और उसकी साम्राज्य के लिए मरना बहुत सम्मानित माना जाता था। इस प्रकार जापानी अविश्वसनीय दृढ़ता से लड़े और समर्पण का कोई विचार नहीं था। ऐसा था कि जापानी सैनिक युद्ध में अपने सहयोगी देशों के सैनिकों की तुलना में अपने आप को बलिदान करने के लिए अधिक उत्साही थे, और प्रशांत महासागरीय युद्ध के पहले दिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे समझ लिया। 1941 के 7 दिसंबर को पर्ल हार्बर हमले और प्रशांत महासागरीय युद्ध की आरंभिक घटना में प्रथम लेफ्टिनेंट फुसाता आइडा ने अपने विमान को मशीन गन की गोली से हिट होते हुए देखा, जब वे कनेओहे बे के पास के हवाई अड्डे पर हमला कर रहे थे। ईंधन की कमी के कारण उन्होंने अपने विंगमैन को बताया कि वे कैरियर पर वापस नहीं जा सकते, बल्कि उन्हें हवाई अड्डे के सबसे बड़े हैंगर में अपने विमान को जानबूझकर टकराना होगा। उनका प्रयास विफल रहा। जमीन पर आग लगने से उनका विमान टुकड़ों में बिखर गया और लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही भूमि को प्रहार कर दिया। हालांकि उसके बाद के महीनों में ऐसे निराशाजनक कार्य अपवाद थे। जापान के संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन और नीदरलैंड के खिलाफ युद्ध की शुरुआत अत्यधिक सफल रही। जापान ने उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया जिसे वह केवल सपनों में ही देख सकता था। दक्षिणी एशिया और प्रशांत महासागर में तूफान उठाते हुए, ऑस्ट्रेलिया में खतरा फैलाते हुए, और संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना के पीछे संयुक्त राज्य बदल गया पश्चिमी तट की ओर। 1942 को मिडवे की लड़ाई के बाद इस महत्वपूर्ण लड़ाई में जापान की कैरियर बल नष्ट कर दिया गया और उसके अनुभवी नौसेना पायलट कोर की बड़ी संख्या मार दी गई। यह विजय ने संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध के उस समय सबसे अधिक जरूरत वाली चीज, समय, प्रदान की। समय जापानी युद्ध मशीन को खूनी अत्याचार की युद्ध में घिसने के लिए पूरी तरह से तैयार होने का, जिसे जापान संभाल नहीं सका। मिडवे के 1 वर्ष बाद घर की तरफ वापसी शुरू हो गई और जापान के बढ़ते संकट के साथ कई जापानी सैनिकों ने आत्मघाती हमलों को आरंभ करने का निर्णय लिया, यह सोचते हुए कि इससे उनके देश और सम्राट के खिलाफ उनके दुश्मन पर मजबूत हमला होगा। कामिकाजों का आरंभ का समय इतिहासकारों में विवादित है, परंतु साधारणतया इसे 1954 की शुरुआत माना जाता है। उस समय तक जापान ने हवा में अपना बाजी गंवा दी थी। अब उसे उन्हें सामना करना पड़ा, जिनके पास अधिक और बेहतर विमान थे और शायद अधिक महत्वपूर्ण रूप से बेहतर प्रशिक्षित पायलट थे। पारंपरिक सैन्य स्तर पर जापान का प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता कम हो गया था, इसीलिए कुछ जापानी अधिकारी सोच रहे थे कि जानबूझकर लक्ष्यों को टक्कर मारना अधिक प्रभावी हो सकता है, बावजूद पायलट की हानि का। कप्तान ओकामुरा, जिन्होंने टोक्यो के पास ततायामा एयरबेस की कमान संभाली थी, ऐसे आत्मघाती हमलों की आवश्यकता और प्रभावशीलता में विश्वास करने वाले थे। वाइस एडमिरल ओनिशी के साथ बैठक में
उन्होंने योजना बताई कि वे कुछ असमर्थ विमानों को हथियार बनाकर संयुक्त राज्य अमेरिका जहाजों पर हमला करेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि एक समर्पित जापानी पायलट, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा के माध्यम से उनके लक्ष्य की ओर दौड़ने और सम्राट के लिए मरने का आदेश दिया गया हो, वह अवरोधनीय होगा। वे प्रभावी होंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका हृदय में आतंक डालेंगे, जिन्हें ध्यात है कि वे व्यक्तिगत जीवन को जापानी सैनिकों से अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार के हमले यह दर्शाएंगे कि जापान अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं रोकेगा। ओकामुरा ने एकतरफा मिशन के लिए स्वयंसेवियों की बात करते हुए उदाहरण दिया, मैंने अपने अधीनस्थों से बात की है और मुझे यकीन है कि जितने आवश्यक होंगे उतने स्वयंसेवी मिलेंगे। इस बैठक के बाद ओकामुरा ने 15 जून 1954 से एक समर्पित आत्महत्या स्क्वाड्रन की स्थापना में अपनी जांच शुरू की। इस दौरान युद्ध की गर्मी में जापानी पायलट ने आत्महत्या हमले करते रहे। 12 सितंबर 1954 को नेग्रोस द्वीप के 2 जापानी पायलटों ने नजदीकी संयुक्त राज्य अमेरिका कैरियर युद्ध समूह पर आत्महत्या हमला करने की स्वयंसेवी प्रस्तुति की। एक लेफ्टिनेंट कोसाई और एक ऐतिहासिक रूप से अनाम सार्जेंट ने अपने विमान के साथ, प्रत्येक 100 किलोग्राम बम के साथ, भोर के पहले एक संयुक्त राज्य अमेरिका कैरियर की तलाश में उड़ान भरी। लगता है कि दोनों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने से पहले ही नष्ट कर दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षक अपने पीड़ितों के सच्चे इरादों से अनभिज्ञ थे। एक और प्रसिद्ध आत्मघाती हमला रियर एडमिरल अरिमा द्वारा किए गए उस रूप में आया। 1940 के 15 अक्टूबर को एक वायुसेना के 26वां वायु फ्लोटिला के नेता ने योकोसुका D4 वाई जूड़ी बम्बरों की 2 लहरों को यूएसएस फ्रैंकलिन पर हमला करने का निर्देश दिया। अपने कई सैनिकों को आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने हमले में शामिल होने का निर्णय लिया। अन्य जापानी कमांडरों से कम बोलने और कुशलतापूर्वक बात करने के बावजूद यह पता चला कि जब जहाज नीचे होते हैं तो वे आत्महत्या हमलों का समर्थन करते थे, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि वे वापस नहीं आएंगे। 2 लहरों के विमानों ने फ्रैंकलिन पर हमला किया, लेकिन अधिकांश को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका लड़ाकू विमानों ने मार गिराया। एक बम ने फ्रैंकलिन के पिछले डेक पर लगने से 3 सैलर्स की मौत हुई, परंतु जहाज को सापेक्षिक रूप से कम नुकसान हुआ, जबकि अरिमा को रोक दिया गया और गिरा दिया गया। जापानी अधिकारियों ने मान लिया कि अरिमा के जहाज का नुकसान आत्महत्या दिवस दौरान हुआ था। उन्हें तुरंत राष्ट्रीय नायक का दर्जा मिल गया और उनके द्वारा किए गए नुकसान ने आने वाले महीनों में आत्महत्या हमलों के लिए स्वयंसेवियों को प्रेरित किया। 21 अक्टूबर को, सप्ताह से भी कम समय में, फिलीपींस को पुनः हासिल करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका बलों का समर्थन करते समय रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी क्रूजर HMAS ऑस्ट्रेलिया को एक आत्मघाती विमान ने जानबूझकर टक्कर मारी, जिसमें कप्तान सहित 30 लोग मर गए और 60 घायल हो गए। ऑस्ट्रेलिया में इस हमले को आमतौर पर कामिकाजी अवधि की आरंभ माना जाता है। हालांकि बहुसंख्यक लोग यह मानते हैं कि यह हमला पायलट की अपनी पहल पर किया गया था, न कि योजनाबद्ध आत्महत्या हमले का हिस्सा। HMAS ऑस्ट्रेलिया पर हमला उसी दिन हुआ था जिस दिन वाइस एडमिरल ओनिशी ने निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अब आत्महत्या हमले ही प्रशांत महासागर में युद्ध की ज्वार भाटा को उनके पक्ष में मोड़ने का एकमात्र तरीका है, या कम से कम सहयोगियों की आगे बढ़ोतरी को देरी करने के लिए। ओकामुरा के सुझावों को सुनने के बाद और विमान उत्पादन के मामले में जापान की दुर्दशा को पहले ही जानते हुए जब वह पहली वायुसेना की कमान संभालने के लिए फिलीपींस पहुंचे तो उन्होंने 19 अक्टूबर को एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने अपनी नई बल की कमजोर शक्ति को उनके खिलाफ खड़े सहयोगी बलों के सामने दुखदता से अपर्याप्त होने का अपना विश्वास व्यक्त किया। बैठक के दौरान उदास चेहरे वाले, थके हुए दिखने वाले ओनिशी ने अपने अधीनस्थों से कहा। ओनिशी ने अपने पुरुषों के बीच से स्वयंसेवकों की मांग की। उन्हें जाने के लिए आदेश देने का विचार उस समय तक उन्हें सहन करने के लिए भी बहुत अधिक था। लेफ्टिनेंट युकियो सेकी की कमान में आने वाली विशेष इकाई के लिए 25 युवा पुरुषों को स्वयंसेवक बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। सेकी की साहस, नेतृत्व और उड़ान क्षमताओं में कोई शक नहीं था, जो अधिक अनुभवी पुरुष ओनिशी के लिए उपलब्ध थीं। लेकिन उन्हें प्रारंभ में अनिश्चितता थी, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी नई दुल्हन और हाल ही में विधवा हुई मां के लिए।
जो दोनों उनके देखभाल में थे। अंततः उन्होंने कर्तव्य के प्रति समर्पण करके नई इकाई की जिम्मेदारी स्वीकार की। यह कैप्टन इनोगुची थे, ओनिशी के स्टाफ अधिकारी, जिन्होंने सुझाव दिया कि इसे कामिकाजे कॉर्प्स कहा जाए। उनका इरादा था कि ये साहसी पुरुष, जैसे कि पुरानी दैवीय हवा, जब जापान को सबसे ज्यादा चाहिए होते तब आते और दुश्मन के जहाजों को नष्ट कर देते। अन्य आत्महत्या इकाइयां विभिन्न नामों को अपनाएंगी, लेकिन कामिकाजे शब्द जापानी और सहयोगियों में चिपक गया और नाम हमेशा के लिए अपने दुश्मन के खिलाफ युद्ध में आत्महत्या करने के निराशाजनक कार्य से अधिक मंगोल नौसेना को डुबोने वाली दैवीय हवा से जुड़ा हो जाएगा। ओनिशी और उनके स्टाफ को अपने लोगों की संचालन में भाग लेने की इच्छा और उनका उत्साह देखकर हैरानी हुई। फिलीपींस में आत्महत्या बल के निर्माण ने, जबकि उन्हें पता था कि वे मरेंगे, कुछ हद तक जापानियों की पुनर्जीवना की। इस प्रक्रिया में कई भूमि दलों ने अपनी ईर्ष्या व्यक्त की कि ये लोग अपनी जिंदगी सम्मानजनक प्रयास में दे रहे थे। इसने ओनिशी को अधिक स्वयंसेवियों की खोज के लिए प्रेरित किया और 20 अक्टूबर को नकाजिमा को एक नया समूह बनाने के लिए एक वायुयान अड्डे पर भेजा। नकाजिमा ने केवल स्वयंसेवियों की भर्ती पर अड़े रहे और उन्होंने विवाहित और निर्भरता रखने वाले जैसे लोगों को स्वयंसेवा करने से रोका। उन्होंने स्वयंसेवा प्रक्रिया को गुमनाम रखा ताकि कोई भी मौत के लिए स्वयंसेवा करने में झिझक नहीं करे। उनकी आश्चर्यजनक बात यह थी कि 2 पायलट, जो नजदीकी अस्पताल में लड़ाई की चोट से ठीक हो रहे थे, स्वयंसेवा नहीं करने वाले थे। तत्पर स्वयंसेवियों की सेना के साथ, जो योगदान देने के लिए उत्साहित थी, अब ओनिशी को उन्हें कहां सबसे अच्छी तरह से तैनात करने, उनका बलिदान व्यर्थ न होने और सहयोगियों पर अधिकतम क्षति करने का निर्णय लेना था। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका तृतीय नौसेना के वाहकों को चुना और 21 अक्टूबर की सुबह कामिकाजों की सेना को उन्हें खोजने के लिए भेजा। खराब दृश्यता के कारण वे नौसेना का पता नहीं लगा सके, इसलिए उनके पायलट ईंधन की कमी के कारण आधार पर वापस लौटने में मजबूर थे। दोपहर में बाद में कमांडर नकाजिमा के लोग 5 लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने के लिए तैयार हुए, प्रत्येक में 250 किलोग्राम का बम लगा हुआ, वाहकों की तलाश शुरू करने के लिए। लेकिन उन्हें खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका विमानों के हमले में पाया। 0 को पृथ्वी पर नष्ट किया गया, अन्य 3 को और उनके पायलट हमलावरों के दिशा में उड़ान भरने शुरू किए, उम्मीद करके कि वे उनके वाहकों को खोज पाएंगे। कामिकाजों को सौभाग्य नहीं मिला। 2 वापस आ गए, जबकि तीसरा लेफ्टिनेंट कुनो द्वारा उड़ाया गया। अपने ईंधन के अंतिम हिस्से का उपयोग करते हुए लक्ष्य की खोज जारी रखा। उसे फिर नहीं देखा गया, शायद रास्ते में गिरा दिया। आने वाले दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका और सहयोगी बलों ने एक रक्त रंजित और क्रूर युद्ध में भाग लिया, जिसमें जापानी बलों को सहयोगी वायु शक्ति द्वारा बढ़ते हुए मारे जा रहे थे। युद्ध ने जापान को उनकी सुपर युद्धपोतों में से एक, मुसाशी प्रसिद्ध यामाटो की बहन, की कीमत चुकानी पड़ी। इस नुकसान ने जापानी नेताओं को यह विश्वास दिलाया कि पारंपरिक युद्ध अब विकल्प नहीं और सिर्फ कामिकाज ही बचा विकल्प था। 25 अक्टूबर की सुबह 4 संयुक्त राज्य अमेरिका फाइटर पेट्रोल्स को भारी बादलों का आवरण बनाकर छोड़ने में सफल हुए और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका एस्कॉर्ट कैरियर संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से आश्चर्यचकित करते हुए कैरियर के एंटी एयरक्राफ्ट गनर्स ने अपने हथियारों को लेने की कोशिश कर रहे थे, जब पहला 0 जहाज ने उड़ान डेक में 30 फीट लंबा 15 फीट चौड़ा छिद्र कर दिया और नीचे हैंगर में आग लगा दी। अगर जहाज कंपनी द्वारा हरकुलीय क्षति नियंत्रण प्रयास नहीं होते तो आग ने उन बमों को फूंकने की धमकी दी थी जो मिशन के लिए तैयार जहाज पर सशस्त्र थे। अगर वे विस्फोटित हो जाते तो जहाज पूरी तरह से खो जाता। 16 पुरुषों की मृत्यु हुई और 27 घायल। खतरे को समझते हुए कैरियर और उसके एस्कॉर्ट्स ने बाकी विमानों पर निराशाजनक रूप से आग लगा दी। एक 0 ने यूएसएस सुवानी का निशाना बनाया, पर अंतिम मिनट में संयुक्त राज्य अमेरिका आग प्रहार से हिट हुआ और समुद्र में गिर गया, जहां उसका बम फट गया। यह विस्फोटन श्रैपनेल भेजा जिसने यूएसएस संगामोन पर एक नाविक की हत्या कर दी। तीसरा 0 यूएसएस पेट्रिफ बे पर हमला करने की कोशिश में नष्ट हो गया, जबकि चौथे कामिकाजे पायलट पर अब यूनाइटेड स्टेट्स ग्रुमन F-6F हेलकैट्स ने हमला किया। संयुक्त राज्य अमेरिका लोग आत्मघाती पायलटों के चलते इतना व्यस्त थे कि उन्होंने नहीं देखा कि एक जापानी पनडुब्बी संयुक्त राज्य अमेरिका सैंटी के स्टारबोर्ड के बाहर थी। पनडुब्बी ने अप्रभावी हमला किया
पर इससे संयुक्त राज्य अमेरिका ध्यान को आकाश से थोड़ी देर हटाने में सफल रही। बचे हुए कामिकाजे ने तय किया कि यह उनका अवसर है और हेलकैट्स के पीछे उन्होंने यूएसएस सुवानी के लिए एक चार्ज तैयार किया। रक्षात्मक आग और धुआं छोड़ते हुए कामिकाजे ने जहाज को हिट किया। उसकी बम उड़ान डेक और हैंगर में विस्फोटित हो गई, जिसने आग लगाई और जहाज के स्टीयरिंग को अक्षम कर दिया। एक शानदार क्षति नियंत्रण प्रयास ने जहाज को गहन क्षति से बचाया, लेकिन इसने 4 जीरोस और उनके पायलट्स की कीमत चुकानी पड़ी। जापानियों ने दिन के अधिकांश समय 2 संयुक्त राज्य अमेरिका वाहकों को लड़ाई से बाहर कर दिया और उनकी प्रभावशीलता को सीमित कर दिया, जब तक वे पोर्ट में पूरी तरह से मरम्मत नहीं होते। अगले दिन अधिक कामिकाजे कार्रवाई में आए। लेफ्टिनेंट सेकी के नेतृत्व में 5-0 मलाकाट हवाई अड्डे से लुझोन पर समार के संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना पर हमला करने निकले। विमानों को एस्कॉर्ट फाइटर्स के साथ सौंपा गया था, जिसमें से एक को जापान के सर्वाधिक स्कोरर हिरोयोशी निशिजावा ने उड़ाया, जिनके 87 विजय हैं। अंतिम क्षण में 2 कामिकाजे ने संयुक्त राज्य अमेरिका फैनशावे बे को निशाना बनाते हुए गिराया। तीसरे ने संयुक्त राज्य अमेरिका किटकुन बे के उड़ान डेक को हिट कर बम विस्फोटित कर दिया, विमान के मलबे को पानी में भेज दिया और बोर्ड पर कई आगें छोड़ दी। सेकी और एक और 0 ने संयुक्त राज्य अमेरिका व्हाइट प्लेन्स के लिए उड़ान भरी, पर उन्हें भारी एंटी एयरक्राफ्ट फायर से निपटना पड़ा। 40 मिमी शैलों के दोनों विमानों पर हमले के बाद सेकी ने हमला तोड़ा और यूनाइटेड स्टेट्स शिप सेंट लो को निशाना नहीं बनाया, जबकि उसका साथी अपने विमान को लक्ष्य के पिछले हिस्से में दबोचने से पहले आगे बढ़ाया। सेकी ने अपने विमान से सेंट लो के उड़ान डेक पर तेज गति से टक्कर मारी, हैंगर में छेद कर दिया। ईंधन और बम की वजह से आग लग गई, जिसने भयानक घटनाओं की श्रृंखला शुरू कर दी, जिसमें बोर्ड पर संग्रहित ईंधन और हथियार जल गए। 1100 घंटे तक स्पष्ट हो गया कि सेंट लो खो गया और क्रू ने जहाज छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि 25 मिनट में उनका करियर लहरों के नीचे चला गया। पहला, लेकिन किसी भी तरह से अंतिम नहीं, जहाज कामिकाजों के लिए खो गया। यह और अन्य कैरियरों को हुए नुकसान एक अद्भुत विजय थी, जो यह दिखाने में लगी कि ऐसी तकनीकें ही जापान को बचाने का एकमात्र तरीका थे। देरी खाड़ी की लड़ाई, जिसमें सहयोगियों के खिलाफ पायलटों के द्वारा आत्महत्या मिशन शुरू हुए, इतिहास की सबसे बड़ी नौसेना युद्ध के रूप में जानी जाती है, जिसमें 2 लाख से अधिक पुरुष भाग लिए थे। यह ने जापानी पारंपरिक वायु और नौसेना शक्ति के बढ़ते महत्व को और एक सच्चे सैनिक के समर्पित साम्राज्य के प्राप्तियों को साबित किया। जिन्हीं बोतल से बाहर कामिकाजों के लिए आत्महत्या इकाइयां त्वरित निर्माण और झगड़ों में उपयोग हुए, साथ ही जापानी इंजीनियर उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय ढूंढ रहे थे, जिसमें कामिकाजे विमान का विकास शामिल था। 1944 के अक्टूबर से 1945 के जनवरी तक 500 से अधिक विमानों ने कामिकाजे सॉर्टीज का कार्य किया, जिससे साथी जहाजों को नुकसान पहुंचा और क्रू में डर फैला। आधुनिक, विशेषकर पश्चिमी मनों के लिए यह समझना मुश्किल है कि कैसे कोई इतने स्वेच्छा से अपनी जिंदगी को बेकार करने की योजना और प्रशिक्षण कर सकता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि अपने देश के लिए जीना और जीत के लिए लड़ना एक दिन की सेवा से अधिक बेहतर होता है, फिर भी उस एक बलिदान से होने वाले लाभ की तुलना में। कामिकाजी स्वयंसेवक की जानकारी हिसेओ होरियामा के शब्दों में मिल सकती है, जो 1954 के अंत में कामिकाजी कॉर्प्स के बचे हुए सदस्य थे और तब वे 21 वर्षीय थे। 2015 में संयुक्त राज्य के गार्डियन अखबार से बात करते हुए उन्होंने समझाया, जब हम सेना प्रशिक्षण स्कूल से स्नातक हुए तो शोवा सम्राट ने हमारी इकाई का दौरा किया, एक सफेद घोड़े पर। मैंने समझा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमारी सेवाएं मांगी थीं। मुझे पता था कि मेरे पास उसके लिए मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस समय हमने यह माना कि जापान के सम्राट और राष्ट्र एक ही थे। हमने प्रशिक्षण समाप्त किया और हमें एक पर्ची दी गई जिसमें 3 विकल्प दिए गए: स्वयंसेवी बनने की मजबूत इच्छा, सीधे स्वयंसेवी बनने के लिए या अस्वीकार करने के लिए। हमने ज्यादा सोचा नहीं, हमें अपनी भावनाओं को दबाना सिखाया गया था। हमें पता था कि अगर हमें मरना पड़े तो वह एक उचित कारण के लिए होगा। मरना हमारे कर्तव्य की सर्वोच्च पूर्ति थी और हमें वापस न आने के लिए आदेश दिया गया था। हालांकि
हर जापानी सैनिक के स्वेच्छा से जाने की सामान्य कथा के बावजूद युद्धोत्तर अनुसंधान इसे विरोधित करता है। प्रारंभिक पायलट वास्तव में उत्साही थे, लेकिन आत्मघाती इकाइयों में बदलने के लिए स्वयंसेवकों की संख्या जल्दी बढ़ने लगी। उनमें से कई जो शामिल होने के लिए कहे गए थे, वे स्कूल छोड़कर पायलट प्रशिक्षण शुरू कर रहे थे या जब उन्हें जापान में मरने के लिए कहा गया था। जीवन का अनुभव होने के बाद वे इसे फेंकने में उत्साही नहीं थे। जापानी कमांडरों ने स्वयंसेवी पुरुषों की प्रशंसा की, उनके बलिदान से पहले नायकों की तरह बिताए जाने की सुनिश्चित करते हुए, परंतु स्वयंसेवी नहीं बने व्यक्तियों का अनुभव विभिन्न था। इन पुरुषों से अक्सर पूछा जाता था कि वे सम्राट के लिए मरने की इच्छा क्यों नहीं रखते, आशा करते हुए कि यह उन्हें पुनः विचार करने पर मजबूर करेगा। अक्सर उन्हें बताया जाता था कि वे तो सहयोगियों के हाथों में मरने वाले थे और उनकी मृत्यु भी कुछ अर्थ निकल सकती है। दूसरों को स्वयंसेवी बनने के लिए मजबूर किया गया, या तो अपनी इकाइयों के सदस्यों द्वारा या उन्हें बताकर कि अगर वे नहीं जाते तो परिवार उन्हें त्याग देगा। परिवार की सम्मान जापानी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण धारणा है। फिर भी स्वयंसेवियों की खोज में, चाहे वे सहमत हों या नहीं, जापानी कमांडरों को उम्र की भी कमी प्रतीत होती थी। 1945 के 27 मई को दो पुराने सोन्या हल्के बमबारी विमानों को ओकिनावा के आक्रमण के लिए रडार पिकेट कर्तव्य प्रदान करते समय यूएस डिस्ट्रॉयर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेन में उड़ा दिया गया था। एक विमान ने पुल को मारा और दूसरा जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिससे 67 सैलर्स की मृत्यु हुई। इन कामिकाजे विमानों में से एक उड़ाने वाले युकियो अराकी थे, जिनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। कामिकाजों के खतरे के प्रतिकूल सहयोगी नौसेनाओं ने वाहकों पर लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ानी शुरू की। मकसद उन्हें जहाजों से जितना संभव हो सके दूर नष्ट करना था। कामिकाज को बचाव गण से मारने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वे अक्सर तब भी अपने लक्ष्यों को प्रहार करते थे जब उन्हें पहले ही ध्वस्त कर दिया गया होता। बस एक छोटी सी आग जो नष्ट कामिकाज के मलबे से शुरू हुई, उसमें एक ईंधन और हथियार युक्त युद्धपोत पर विपत्ति की संभावना थी। इस प्रकार कामिकाज की धमकी ने युद्ध के अंत में कैरियर डेक्स पर इतिहास के महान विमानों में से एक की बड़ी संख्या का परिचय करवाया, विशेष रूप से वॉट फॉर यू कॉर्सेयर। हालांकि कॉर्सेयर 1942 से सेवा में था, पर इसे भूमि संचालनों के लिए इस्तेमाल किया गया था और इसे एफएचएफ के बराबर कैरियर संचालनों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया था। अब कॉर्सेयर को कामिकाजों के खिलाफ झगड़े में धकेला जा रहा था। ब्रूटिश, शक्तिशाली और पुराने जूतों की भांति कठोर, कॉर्सेयर ने अपनी तेज गति और कामिकाजों के खिलाफ अपनी विशेषता साबित की और युद्ध में अपनी सफलता के लिए ओकिनावा का एंजेल नाम प्राप्त किया। कामिकाजों की समस्या यह थी कि सहयोगी बमबारी ने जापानी उद्योग को कितना नुकसान पहुंचाया था और वन वे मिशन के लिए उपलब्ध विमान अक्सर युद्ध में बचे पुराने प्रकार के थे। वे अक्सर सेवायोग्य नहीं होते थे, या तो युद्ध की सजा भुगत चुके थे या जापान से बदलने वाले हिस्सों की कमी थी। यह तथ्य जुआन तकाहिको इना की रोमांचक कहानी में ले गया, जो 20 साल की उम्र में टोक्यो में अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे जब उन्हें कामिकाज बनने की बात कही गई। 1945 के अप्रैल और मई में उन्होंने अपने अंतिम कर्तव्य के 3 प्रयास किए, लेकिन मैकेनिकल समस्याओं ने रोक दिया। उनके अंतिम प्रयास में उनके विमान का इंजन बंद हो गया, जिससे वे और उनके 2 क्रू सदस्य समुद्र में गिरे। एक द्वीप पर धुलाई के बाद उन्हें 2 और आधे महीने बचाव का इंतजार करना पड़ा। वह युद्ध से बचेंगे और 90 के दशक तक जीवित रहेंगे। ओकिनावा के युद्ध की चरम स्थिति में भी जापान ने एक नया, अधिक शक्तिशाली और लगभग अवरोधनीय कामिकाजे का परिचय किया। योकोसुका MY-7 आमतौर पर ओका कहा जाता है। विमान होने की कोई योजना नहीं थी। यह एक निर्देशित विरोधी पोत मिसाइल थी, जिसका निर्देशन प्रणाली स्वतः एकल पायलट को आत्महत्या मिशन पर ले जाता था। 3 प्रकार 4 मार्क 1 मॉडल 20 ठोस प्रोपेलेंट रॉकेट मोटरों से चलने वाली 2140 किलोग्राम मिसाइल समतल उड़ान में 403 मील प्रति घंटा की गति पा सकती थी। जब यह लक्ष्य पर डाइव करती थी, अपने सभी रॉकेट्स के जलने के बाद यह 600 मील प्रति घंटा तक पहुंच सकती थी। ऐसी गति पर और इतना छोटा लक्ष्य होने के कारण ओका को मारना अत्यंत कठिन था और इसका 1200 किलोग्राम वॉरहेड किसी भी जहाज के लिए विनाशक हो सकता था जो अपनी अंतिम उड़ान के गलत सिरे पर पाया जाता था। सौभाग्यवश
इसकी सीमाहीन विशेषताओं को विशेष रूप से संशोधित बेटी बॉम्बर द्वारा अपने लक्ष्य तक ले जाया जाना पड़ता था। युद्ध के इस चरण में G4M बेटी सबसे नवीनतम सहयोगी योद्धाओं से हस्तक्षेप के लिए अत्यंत संवेदनशील थी और इस कमजोरी और ओका के खतरे को जानकर सहयोगी कमांडो ने बस अपने युद्ध वायु गश्तियों की सीमा को बढ़ाकर जवाब दिया, बॉम्बरों को गिरा दिया, जब तक कि औकाश सीमा में नहीं आ सकते थे। मिसाइल के वे संस्करण प्रस्तावित थे जिन्हें भूमि या पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया जा सकता था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो सका। अंततः बावजूद औकाश द्वारा कुछ जहाजों को मारे जाने के, उनके सहयोगी युद्ध प्रयासों का प्रभाव सीमित रहा। 852 निर्माण किए, जिनमें प्रशिक्षण संस्करण भी शामिल थे। युद्ध के लिए नहीं, पर सहयोगी वायु सर्वोच्चता बहुत अधिक थी। उनकी जान खतरे में होने और G4M क्षतिग्रस्त होने की संभावना से बम्बरों के नीचे लटके हुए औकाश के पायलट को सहयोगी पायलटों ने बाका नाम दिया, जो जापानी में मूर्ख का अर्थ है। अगस्त 1945 को युद्ध के अंतिम कामिकाजी हमले मंचूरिया चीन में हुए। सोवियत संघ की सेनाओं के हमले करने के बाद, नाजी जर्मनी की हार के बाद जापान पर युद्ध की घोषणा करते हुए सोवियत संघ आर्मर्ड कॉलम के खिलाफ हमला अधिकांशतः प्रतीकात्मक था, क्योंकि कुछ घंटों के भीतर जापानी सेनाओं ने हिरोहितो सम्राट की घोषणा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु बम के हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले के सामने जापान की समर्पण के रूप में अपने हथियार जमा करना शुरू कर दिया। जबकि कामिकाजी के बारे में कई तथ्य और आंकड़े विवादित हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना के आधिकारिक इतिहास में प्रकाशित अनुसंधान के अनुसार युद्ध के अंतिम चरणों में लगभग 2800 कामिकाजी हमले हुए थे, जिनमें से लगभग 1 में से 5 वास्तव में अपने उद्देश्य तक पहुंचे थे। वास्तव में डूबने या मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त होने के लिए जहाजों की संख्या एक महत्वपूर्ण विवादित विषय है, क्योंकि अन्य कारक खेल में आते हैं, जैसे कि युद्ध के अंत की आवश्यकता। इसलिए मरम्मत करके सेवा में वापस लाए जा सकने वाले जहाज कामिकाजी के खोने के रूप में सूचीबद्ध किए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना ने कामिकाजी को 34 जहाजों के डूबने का दोष दिया, जबकि अन्य स्रोतों ने उच्च आंकड़े 57 दावा किया है। अन्य कारकों को ध्यान में लेते हुए आपका समर्थन किसे है, इसका कोई महत्व नहीं। सामान्य तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि कामिकाजी का मानसिक प्रभाव उन जहाजों की संख्या से ज्यादा था जिन्हें वे डूबा सके थे। शोधकर्ताओं ने कहा है कि कामिकाजी जापान द्वारा एक अंतिम हताशा भरी क्रिया से अधिक कुछ नहीं थे, जिनका युद्ध परिणामों को बदलने का कोई वास्तविक मौका नहीं था और जो उनके खतरे को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। इसकी मान्यता इस तथ्य से बनी हुई है कि अधिकांश डूबे हुए जहाज हल्के वाहक, नष्टक या सहायक जहाज थे, जिनके पास कम युद्ध कोटि थे। युद्धपोत या ब्रिटेन फ्लीट वाहकों जैसे भारी युद्ध कोटि जहाजों के खिलाफ, जिनमें युद्ध कोटि उड़ान डेक थे, वे कम प्रभावशाली थे। इसके विपरीत कमिकाजों के कारण हजारों जहाजों को गंभीर चोट आई, जिसने उनकी डूबने से तो बचाई, लेकिन युद्ध प्रयास को जारी रखने की उनकी क्षमता को प्रभावित किया। उनकी की गई खतरा ने साझेदारी को विचलित कर दिया और उनके प्रकट होने पर नौसेना संचालनों की योजना प्रभावित हुई। अंत में एक कारण सेवा करने के लिए जानबूझकर खुद को मारने की अवधारणा के संबंध में कमिकाज इतिहास की धाराओं में तर्क के गलत सिरे पर खुद को पाते हैं। ब्रिटेन पत्रकार और इतिहासकार सर मैक्स हेस्टिंग्स के अनुसार जापानी दृष्टिकोण से कमिकाज विचार कई बार बहुत तर्कसंगत होता है, जिसे हम अक्सर स्वीकार नहीं करते। सितंबर 1954 में जापानी नौसेना की हार के पश्चात अगले महीनों में उनके कमिकाजों ने संयुक्त राज्य अमेरिका जहाजों पर इतना नुकसान पहुंचाया जितना जापानी नौसेना ने 1942 से अपने युद्धपोत और वाहकों को नष्ट करने में सक्षम थी। पहली बात तो यह कि कमिकाजों का काम करना और सफल होना था। मैं यह मानता हूं कि हम अक्सर जापानी कमिकाज संकल्पना और पश्चिमी सेनाओं द्वारा किए गए संचालनों के बीच की संकीर्ण सीमा को अनदेखा कर देते हैं, जिसे हम घिनौना मानते हैं और जिसके लिए हमने विक्टोरिया क्रॉस और मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कारित किए।